कानपुर नाम के शहर में मेघा नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी विक्रांत सेठ शहर के जाने माने हस्तियों में से एक थे। उनका हीरों का बिजनेस था। मेघा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो जिस चीज पर हाथ रखती वो चीज उसे मिल जाया करती थी। सब चीजें वक्त से पहले मिलने के कारण मेघा का घमंड बढ़ गया था। उसे किसी से बात करने की तमीज नहीं थी। एक दिन मेघा का बर्थडे था। उस दिन शहर के सभी रईस लोगों को बुलाया गया था। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन और शहर के जाने माने लोग शामिल थे। पार्टी में मेघा शानदार ड्रेस पहनकर आई थी। आज वो एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। ये देख एक लड़का, हेलो मिस, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नहीं, ऐसा कहकर मेघा वहां से चली जाती है और उस लड़के को मेघा का नाम तक नहीं बताती। ये देख वो लड़का बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति मेघा को बर्थडे विश कर रहा था। ये देख मेघा बहुत खुश थी। अब मेघा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। तभी मेघा, हे गर्ल्स, अब देखो मैं उस वेटर को कैसे मजा चखाती हूँ। अरे मेघा, जाने देना, क्यों खामखा उसे परेशान कर रही है? अरे मजाक करने में क्या जाता है। ठीक है, आज तेरा दिन है, तुझे जो चाहिए वो कर। मेघा तभी एक वेटर को उसके पास बुलाती है और उससे, इन सबको जरा जूस सर्व करो। जी मैडम, अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर वेटर वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में वेटर जूस लेकर आता है। ये देख मेघा बीच रास्ते में खड़ी रहती है और उसके पैर को धक्का दे देती है। वेटर नीचे गिर जाता है और जल्दी जल्दी में वेटर उठकर खड़ा होता है और मेघा से, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी शरबत लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वेटर वहां से चला जाता है और तभी मेघा के साथ खड़ी उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है। मेघा दिन ब दिन बहुत ही शरारत किया करती थी। उसे लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन मेघा कॉलेज के कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसे वहां बहुत पुराने कपड़े पहने हुए एक लड़की दिखाई देती है। मेघा उस लड़की से, ए लड़की, इधर आओ, जरा काउंटर से हमारे कॉफी मग लेकर आओ। वो लड़की चुपचाप काउंटर पे जाकर कॉफी मग लेकर आती है और मेघा के सामने रख देती है। तभी मेघा लड़की से, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस कॉलेज के कैंटीन में काम करती हो क्या? नहीं, मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सीमा है। आपने कहा इसीलिए मैं यहाँ कॉफ़ी लेकर आई। ऐसा कहकर सीमा नाम की लड़की वहाँ से चली जाती है और मेघा और उसकी सहेलियाँ तो सिर्फ देखती ही रहती है। तभी मेघा शिवानी से, अरे यार, इस कॉलेज में ऐसे बहन जी को भी एडमिशन मिला है। इस कॉलेज को तो रेपुटेशन की कुछ पड़ी ही नहीं है। हाँ मेघा, तुम सच कह रही हो। सच में ऐसी लड़की अगर हमारे कॉलेज में आया करेंगी तो कॉलेज का तो कचरा बन जाएगा। चल जाने दे, हमें क्लास के लिए भी जाना है, चल जल्दी। हाँ चल। ऐसा कहकर मेघा, शिवानी और बाकी की सहेलियां भी उसके साथ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेघा सीमा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो जहाँ मिले उसका अपमान कर दिया करती थी। सीमा शांत स्वभाव के होने के कारण वो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा करती थी। उसे पता था कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां अमीर घर से हैं और वो उसकी गरीबी का मजाक जरूर उड़ाएंगे। यही सोचकर वो चुप रहा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन रहता है। तभी सभी लड़के और लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर आते हैं। सब एक से एक बढ़कर दिख रहे थे। तभी मेघा उस फंक्शन में आती है। उसको देखकर सभी लड़के लड़कियां देखते ही रह जाते हैं। आज मेघा बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका ड्रेस बहुत ही अच्छा था। उसे देख शिवानी, अरे मेघा, आज तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। तुम्हारा ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। वैसे आज तुम भी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चलो हम वहाँ चलते हैं। हाँ। ऐसा कहकर शिवानी मेघा एक जगह खड़ी रहती है। सभी लड़की और लड़कियां मेघा को ही देख रहे थे। तभी वहाँ सीमा अपने पुराने ड्रेस में पहुँच जाती है। उसके कपड़े देख सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी मेघा सबसे, अरे कुछ लड़कियों को फंक्शन में कैसे आना है, इसका सेंस ही नहीं होता। देखिए ना कैसे आती है बहनजे टाइप बन के। हाँ मेघा, तुम सच कह रही हो, तुम्हारी बात में दम है। चलो फंक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ। ऐसा कहकर शिवानी और मेघा फंक्शन के यहाँ चली जाती है। वो देख सबसे पीछे सीमा बैठ जाती है।
जब पढ़ाई की बात आती है तो कॉलेज की टॉपर लड़की का नाम अनाउंस किया जाने वाला था। सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर देख रही थी, मगर सामने प्रिंसिपल आकर सीमा का नाम लेकर उसे स्टेज पर बुलाते हैं तो सभी लड़कियां बहुत गुस्से से उसकी ओर देखती हैं। शाबाश बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। जी सर। ऐसा कहकर सीमा प्रिंसिपल के पैर पड़कर आशीर्वाद लेती है और नीचे आकर बैठ जाती है। उस दिन से मेघा उसे कुछ ज्यादा नहीं कहा करती थी, मगर एक दिन मेघा शॉपिंग करने के लिए मॉल में चली जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त काव्या भी थी। आज दोनों को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, इसीलिए वो एक शॉप देख रही थी। तभी उन्हें सीमा कपड़ों की दुकान में काम करते दिखाई देती है। ये देख मेघा, आज इसको अच्छा सबक सिखाते हैं। हाँ चलो। ऐसा कहकर काव्या के साथ मेघा भी उस दुकान में चली जाती है। वहां जाकर काव्या, हमें अच्छी सी ड्रेस दिखाओ। अच्छी वाली चाहिए। जी मैं आपको अच्छी वाली ड्रेस दिखाती हूँ। सीमा, तुम भूल गई हो शायद, हम तुम्हारे कस्टमर हैं, मैडम कहो हमें। जी मैडम, मैं अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सीमा एक से बेहतर एक ड्रेस उनको दिखा रही थी, मगर दोनों को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। तभी सीमा मेघा से, मैडम ये देखिए, ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा और इस ड्रेस का दाम भी कम है। ये सुन मेघा बहुत चिढ़ जाती है। मैनेजर, मैनेजर। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और मेघा से, क्या हुआ है मैडम, आपको कोई समस्या है तो मुझे बताइए। ये आप कैसे लोगों को काम करने के लिए रखते हो? इन्हें ठीक से कपड़े दिखाना भी नहीं आता और मुझे सिखा रही है कि इस कपड़े के पैसे कम है। ऐसे करते हैं कस्टमर को हैंडल? मैडम, उसे माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, उसे पता नहीं था कि आप कौन हैं। आप ऐसे लोगों को काम पर रखते हो, इसीलिए शॉप पर कोई नहीं आता। अब मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीमा को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे जॉब से निकाल डालता है। सीमा रोने लगती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसकी बातें सुने बिना ही उसको काम से निकाल डाला जाता है। ये देख सीमा बहुत दुखी हो जाती है। सीमा रोते हुए मॉल से बाहर आ जाती है। उसका घर जाने का मन नहीं होता। उसके घर पर वो अकेली थी, जो एक कमाने का सोर्स थी। वो घर जाकर अपनी माँ को क्या बताती, इसी वजह से वो बहुत रो रही थी। आज वो रास्ते के एक जगह खड़े होकर बहुत रो रही थी। तभी उसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो मदद मांग रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर सीमा अपने आंसू पोंछकर वहाँ देखने जाती है तो उसे कुछ गुंडे लड़की को छेड़ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। वो पास जाकर देखती है तो वो लड़की दूसरी तीसरी कोई ना होकर मेघा थी। मेघा की गाड़ी उन लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और हमेशा की तरह मेघा उन्हें नीचा दिखाने लगी, मगर इस बार मेघा फंस गई थी। उसका घमंड उसे महंगा पड़ा था। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। एक लड़का, अब क्या करेगी जाने मन, इसको तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, हमें बहुत भला बुरा कह रही थी ना, अब देखो। उनकी बातें सुन मेघा बहुत डर जाती है। मुझे छोड़ दो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हमें मत धमकाओ, हम डरने वालों में से नहीं है। ऐसा कहकर एक लड़का उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ता है। तभी सीमा वहां आ जाती है। रास्ते का पत्थर उठाकर एक लड़के को मारती है। वो लड़का वहीं गिर जाता है। बाकी के लड़के मेघा को छोड़ सीमा को पकड़ लेते हैं। सीमा उन गुंडों की बहुत पिटाई करती है। उसमें उसे भी बहुत चोट आती है। तभी मेघा पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और उसके पिताजी को कॉल करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद मेघा के पिताजी और पुलिस आ जाती है। उन्हें देख लड़के भागने लगते हैं, मगर पुलिस उन्हें पकड़ कर लेकर जाती है। मेघा सीमा की उठने में मदद करती है। मेघा सीमा से, तुम सही समय पर ना आती तो आज मेरा क्या होता क्या पता। अरे मेघा, तुम ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे काम आई, यही बहुत है मेरे लिए। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दी है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। ऐसा कहकर मेघा रोने लगती है। तभी सीमा उसे गले लगाकर उसे माफ़ कर देती है। अब वो दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती है। अब मेघा हमेशा सीमा की मदद करती है और सीमा की जॉब फिर से दिलवा देती है। अब सीमा जॉब करके अच्छी तरह पढ़ाई कर रही थी। मेघा और सीमा की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई संकट में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए
हमेशा घमंड अच्छा नहीं होता। हमारा घमंड हमेशा हमारा नुकसान करता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। राघवपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी माँ शारदा उसकी शादी करवाना चाहती थी। एक दिन शारदा अपनी बहन मालती से, मालती कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें सुंदर के लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। ठीक है दीदी। दोनों की ऐसी बातचीत हो जाने के बाद शारदा फ़ोन रख देती है। तभी सुंदर वहाँ आ जाता है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, कितने दिनों के लिए जाने वाले हो? लगभग 15 दिन के लिए। ठीक है बेटा। अब सुंदर अगले ही दिन ऑफिस टूर के लिए निकल जाता है और शारदा अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी शारदा की सहेली निर्मला उसके घर में आ जाती है। अरे शारदा, घर पर हो क्या? आओ ना निर्मला बहन, क्या काम था? अरे सुंदर के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता लाई हूँ, तुम देख लो फोटो। दिखाओ जरा। हाँ, ये लो। ऐसा कहकर निर्मला शारदा को फोटो दिखाती है। उस फोटो में लड़की के मुंह पर मास्क बंधा हुआ रहता है। निर्मला, इस लड़की ने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे कोरोना का समय है और ये महामारी फैल ना जाए, इसीलिए उसने फोटो निकालते समय मास्क लगा कर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे तो लड़की पसंद है, सुंदर को दिखाकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। अब शारदा सुंदर आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही दिनों में सुंदर घर आ जाता है। अब उसका ऑफिस का काम बढ़ जाने के कारण उसे समय ही नहीं मिल रहा था। तभी शारदा सुंदर के पास जाकर, बेटा, ये फोटो निर्मला बहन मुझे देकर गई है, तुम देख लो लड़की को, अगर पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर अपनी माँ के हाथ से फोटो लेकर देखता है और उसे लड़की बहुत पसंद आ जाती है। तभी, माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मगर इसने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे महामारी की वजह से उसने मास्क पहनकर फोटो निकाला है। अच्छा। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और शारदा निर्मला को बात आगे बढ़ाने के लिए बोल देती है। कोरोना की वजह से उनका मिलना नहीं होता, इसीलिए सुंदर उसका नंबर लेकर वीडियो कॉल करता है। तभी लड़की रेशमा, नमस्ते। नमस्ते, हमें निर्मला जी ने तुम्हारा नंबर दिया। तुम क्या करती हो बेटी? जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं घर के ही काम करती हूँ, बाकी सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने अभी भी चेहरे पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? फोटो में ठीक है, मगर घर में भी तुम मास्क लगाती हो क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैंने मास्क लगा कर रखा है। ठीक है, सुंदर से बात करो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बाकी के काम करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, और आप आगे जॉब करना चाहोगी? हाँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। जी। ऐसा कहकर रेशमा और सुंदर फोन रख देते हैं। तभी शारदा सुंदर से, सुंदर, तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद है। तो मैं उसकी माँ से बात करके रिश्ता पक्का करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। अब शारदा रेशमा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करवाती है और कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुंदर से हो जाती है। शादी के दिन रेशमा ने मास्क लगा कर रखा था, तभी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो घर आई तब उसकी सास, बेटी रेशमा, अब तुम मास्क निकाल सकती हो, दम घुट रहा होगा तुम्हारा। नहीं माँ जी, मैं अभी अभी दूसरे गांव से आई हूँ, मुझे तो कुछ दिन और कंटिन्यू मास्क लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या कोरोना हो गया है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मगर आप सबकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है रेशमा, तुम मास्क पहन सकती हो। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है। अब रेशमा हर रोज़ मास्क पहनकर घर में काम किया करती थी। तभी एक दिन रेशमा को बहुत ज़ोर से खांसी आई। तभी उसकी सास उसके पास जाकर, अरे रेशमा, ज़रा धीरे, ये लो, पानी पी लो। रेशमा जल्दी जल्दी में मास्क निकाल डालती है और पानी पीती है। तभी उसकी सास आश्चर्य से उसे देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी,
आप ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने हमें फंसाया है। तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं और तुम मुझसे कितनी बदसूरत दिख रही हो। इसीलिए तुम हर रोज मास्क लगाकर घूम रही थी ताकि ये बात किसी को पता ना चले। नहीं माँ जी, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी शादी इन दांतों की वजह से हो नहीं रही थी, इसीलिए मुझे ये मास्क लगाना पड़ा। मुझे ऐसा झूठ पसंद नहीं है। तुम कल ही अस्पताल जाकर इन दांतों का इलाज करवाओ, वरना उन्हें काट डालो। मुझे तुम्हारे दांत अच्छे चाहिए, नहीं तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। उन दोनों की आवाजें सुन सुंदर बाहर आ जाता है और रेशमा की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसे कोई झटका लगा है। तुम्हारे दांत इतने बड़े हैं इसलिए तुम मास्क घर में हमेशा लगाया करती थी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे सामने भी खड़े मत रहो, समझी? कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है रेशमा। ऐसा कहकर सुंदर और शारदा वहां से निकल जाते हैं और रेशमा उस कमरे में बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उसका मास्क भी आंसुओं से भीग जाता है। रात के समय रेशमा रोते रोते मास्क लगाकर ही सो जाती है। अब उसके सपने में भगवान आ जाते हैं और रेशमा से, रेशमा, रेशमा, उठो बेटी। आप कौन हो? मैं भगवान हूँ। तुम इतनी क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ है? मेरी दांतों की वजह से मेरे घर वालों को अब मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर रेशमा बहुत रोने लगी। तभी भगवान उससे, रेशमा, तुम्हारी समस्या सुबह तक सुलझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब सुबह रेशमा उठकर देखती है तो उसे लगता है कि उसे एक सपना पड़ा था। तभी रेशमा ब्रश करने चली जाती है। तभी वो आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे दांत ठीक हो गए। आज मुझे सच में भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो देखती है कि उसने साड़ी पर रखा हुआ मास्क सोने जैसा चमक रहा था। रेशमा ने उसे उठाकर देखा तो उसे वो सोने जैसा लगा। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो मास्क सच में सोने का बन गया था। उसने देखा तो मास्क के नीचे रखी हुई साड़ी भी सोने की हो गई थी। रेशमा ने वो साड़ी और मास्क लेकर अपने सास के पास गई। माँ जी, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? उसके चेहरे की ओर देखकर शारदा कहती है, बहू, तुम्हारे दांत ठीक हो गए। ये एक रात में चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मेरे सपने में भगवान आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ये दांत ठीक हो गए और ये मास्क भी सोने का बन गया है। और मुझे लगता है कि ये मास्क किसी भी चीज़ पर रखा तो वो सोने की बन जाती है। ये देखिए माँ जी, ये मेरी साड़ी सोने की बन गई। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस डिब्बे पर मास्क रख कर दिखाओ। रेशमा ने मास्क डिब्बे पर रखा तो सच में डिब्बा सोने का बन जाता है। ये देख रेशमा, देखिए माँ जी, ये डिब्बा भी सोने का बन गया। हाँ बहू, सच में ये मास्क जादुई है। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर रेशमा वो मास्क बहुत सारे घर के वस्तुओं पर रखती है तो घर की बहुत सारी चीजें सोने की बन जाती है। ये देख उसका पति सुंदर बहुत खुश हो जाता है और शारदा भी अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करती है। और अब रेशमा के साथ सभी घर वाले बहुत खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी की कमियां कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। मनुष्य के गुण दोषों के सहित उसको अपनाना चाहिए।